नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजराइल के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग की आहट सुनाई देने लगी है। एक तरफ अमेरिका ईरान को घेरने के लिए इजराइल को तेजी से हथियार दे रहा है, अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी तेजी से सैन्य ताकत जुटा रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि मोसाद के एजेंट्स लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के 6 शहरों में विस्फोट की खबरें भी आई हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल में फिर शुरू होगी जंग। और इस बार ईरान को चीन और रूस का खुलकर समर्थन भी मिलेगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीने में छठी बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात। पुतिन का युद्ध विराम से इनकार, रूस ने तालिबान को दी मान्यता। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पास हुआ वन बिग ब्यूटीफुल बिल। राष्ट्रपति ट्रंप बोले लाखों परिवारों को डेथ टैक्स से आजादी। इस बिल को लेकर ट्रंप और अरबपति मस्क में छिड़ी थी बहस। चीन में राजनीतिक उथल पुथल जारी। 15 दिनों से सार्वजनिक मंचों से गायब है राष्ट्रपति जिनपिंग, तख्ता पलट की आशंका। और चलते चलते में देखेंगे धरती की तरफ बढ़ रहा कुतुब मीनार से 9 गुना बड़ा आसमानी पहाड़, सिर्फ चंद दिनों की दूरी पर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश ने फिर की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। भारत सरकार को भेजा पत्र। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को एक मामले में 6 महीने की सुनाई है सजा। रूस ने फिर भारत को ऑफर किया सुखोई 57 लड़ाकू विमान। सोर्स कोड को भी देने की कही बात। भारतीय वायुसेना को मिलेगी मजबूती। माली में 3 भारतीयों को अलकायदा ने किया अगवा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने की तत्काल कार्रवाई की मांग। 1 जुलाई को पश्चिम और मध्य माली में आतंकियों ने किया था हमला। 5 महीने में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट। ट्रंप की नीतियों का पूरे अमेरिका में विरोध। याहू न्यूज युगोव सर्वे के मुताबिक 56% लोग ट्रंप को करते हैं नापसंद। तो ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चली जंग के बाद सीज फायर हो गया था, लेकिन ये सीज फायर जल्दी ही टूट सकता है। इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उसने अपना परमाणु कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन इस बार ईरान पहले से ही तैयारी में जुट गया है और दावा किया जा रहा है कि हमला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान की तरफ से होगा। ईरान की तरफ से जंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अचानक ही उसने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। ईरान में इससे पहले 13 जून को इजरायली हमले के बाद एयर स्पेस बंद किया गया था और अब उसका ये कदम बता रहा है कि ईरान कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। दरअसल ईरान के बुशहर में लगातार आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एयर डिफेंस ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की हैं और इसी तरह तेहरान में भी ब्लास्ट रिपोर्ट किया गया। अभी तक इन हमलों को लेकर ईरान ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले का संकेत माना जा रहा है। ईरान तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। उसने चीन से 40 J-10 लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी वायुसेना को देने का फैसला किया है। खबर तो यह भी आ रही है कि चीन में ईरान के पायलटों को इन विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया गया है और इन विमानों की तेजी से सप्लाई चीन करने को तैयार है। चंद दिनों में ही सभी 40 विमान चीन की तरफ से ईरान को सौंपे जा सकते हैं। इसमें चीन अपनी शक्तिशाली एयर टू एयर मिसाइल P-15 को भी ईरान को सौंपेगा और कुछ इस तरह से आसमानी जंग के मामले में ईरान मजबूत हो जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने चीन से एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ मंगा लिए हैं, बल्कि उन्हें तैनात भी कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस की मदद से ईरान ने अपने रडार स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया है। जंग के दौरान चीन की तरफ से सैटेलाइट से भी ईरान को मदद दी जा सकती है। ईरान को इस बात का एहसास है कि अगर वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा तो जल्दी ही इजराइल उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि जंग के दौरान इजराइल के पास भी हथियारों की कमी हो गई थी और इसलिए वो भी गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भी जंग की तैयारी में इजराइल की मदद की जा रही है। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए हिंद महासागर में बने डिएगो गार्सिया द्वीप पर लड़ाकू विमानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। यहाँ उसने बम वर्षक B-52 से लेकर फाइटर जेट F-15 तैनात कर दिए हैं।
सैटेलाइट तस्वीरों में इनकी तैनाती साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से दोनों ही पक्ष जंग की तैयारी कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सीजफायर को लेकर दोनों ही पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ऐसे में सीजफायर कभी भी टूट सकता है और इस बार की जंग पहले से भी बहुत ज्यादा भयानक होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस की तरफ से बार बार ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराया जा रहा है, लेकिन ट्रंप भी मानो जिद पर अड़े हुए हैं और अब एक बार फिर उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये छठी बार बातचीत हुई है। क्रेमलिन ने बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अमेरिका रूस संबंधों समेत कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने की बात कही, लेकिन पुतिन ने युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया। रूसी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि रूस यूक्रेन वॉर की असली वजह को खत्म करके ही रहेगा। हम यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उसे नाटो में शामिल होने की जिद छोड़नी पड़ेगी और 2022 के बाद से जिन इलाकों पर रूसी सेना ने अपना अधिकार जमा लिया है, उन्हें मान्यता देनी होगी। पुतिन के सीनियर एडवाइजर यूरी उशाकोव ने बताया कि ट्रंप ने यूक्रेन वॉर जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं पुतिन ने बातचीत के जरिए जंग का हल ढूंढने की कोशिश पर जोर दिया। वहीं इस फोन कॉल के बारे में बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन के साथ काफी लंबी बातचीत की। हमने ईरान सहित कई मुद्दों पर बात की। हमने यूक्रेन युद्ध पर भी बात की। मैं इस बातचीत से खुश नहीं हूं। आज उनके साथ बातचीत में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब एक दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइलें और कई हथियारों की सप्लाई पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इस बीच तालिबान को लेकर भी रूस ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अफगानिस्तान के खनिज पदार्थों पर अमेरिका, चीन, रूस सबकी ही नजर टिकी हुई है, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता नहीं देता। इसलिए दोनों देशों में फिलहाल इसे लेकर कोई डील मुमकिन नजर नहीं आ रही है। हालांकि रूस ने जरूर तालिबान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। रूस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। यह कदम वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि अब तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी। रूसी समाचार एजेंसी टैस ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें दिखाया गया है कि मॉस्को में अफगान दूतावास पर तालिबान का सफेद झंडा फहराया गया है। रूस सरकार ने कहा कि उसे व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग की महत्वपूर्ण संभावनाएं नजर आती हैं और वो ऊर्जा, परिवहन, कृषि और अवसंरचना परियोजनाओं में काम करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा शिक्षा, संस्कृति, खेल और मानवीय क्षेत्रों में भी संबंध मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की गई है। काबुल में तालिबान के अधिकारियों ने भी रूस के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि रूस के इस कदम पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या अब दुनिया के और भी देश तालिबान सरकार को मान्यता देंगे? यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात अमेरिका की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संसद में बड़ी जीत हासिल हुई है। तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार उनका बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद से पारित हो गया है। लेकिन जिस तरह से यह बिल अमेरिकी संसद में पास हुआ है, उसने ट्रंप की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। ट्रंप को इस बिल को पास कराने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ी, वो भी तब जब उनकी पार्टी का बड़ा बहुमत संसद में था। सीनेट में तो टाई की स्थिति आ गई थी। इस बिल के चलते ट्रंप के कई करीबियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। ट्रंप के प्रमुख सहयोगी रहे टेस्ला के चीफ एलन मस्क ने तो इस बिल के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। यहां तक कि कई रिपब्लिकन सांसदों और सीनेटरों ने भी इस पर आपत्ति जताई। उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या ट्रंप वाकई में इस बिल को पास करवा पाएंगे। हालांकि मुश्किल से ही सही, लेकिन ट्रंप ऐसा करने में कामयाब हो गए हैं। 3 जुलाई की देर रात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके निचले सदन से यह बिल महज 4 वोट के अंतर से पास हो गया। बिल के समर्थन में 218 वोट पड़े, जबकि विरोध में 214 वोट पड़े। इस विधेयक को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया गया है। वैसे तो ट्रंप इसे अपने दूसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निचले सदन में भी उनकी पार्टी के सांसदों ने इस बिल का विरोध किया, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ये ट्रंप की जीत है या ये शुरुआत है उनकी पार्टी में नए टकराव की।
दरअसल विधेयक पर मतदान के दौरान 2 रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेटिक पक्ष में मतदान किया, यानी बिल का विरोध किया। इससे पहले सीनेट में भी 3 रिपब्लिकन सीनेटरों ने इस बिल का विरोध किया था, जिसे ट्रंप की पार्टी में बगावत की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। सीनेट में यह बिल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के वोट से पारित हो पाया था। देखा जाए तो ट्रंप के लिए दोनों सदनों से इस बिल को पारित करवाना टेढ़ी खीर जैसा हो गया था। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के दोनों सदनों से पास होने पर खुशी जताई है और कहा कि मैंने लाखों परिवारों को डेथ टैक्स से आजादी दिलाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बिल से बेहतर तोहफा नहीं हो सकता। आपको बता दें कि 869 पन्नों के इस बिल में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में पहली बार लाए गए टैक्स कटौती को शामिल किया गया है। आयकर में छूट जारी रहेगी, टिप्स और ओवरटाइम वेतन में कटौती की जाएगी। हालांकि ये केवल 2028 तक ही होगी। इस योजना के तहत कंपनियां सीधे शोध लागत का दावा कर सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बिल में कर्ज की सीमा $50 लाख तक बढ़ा दी गई है, जिससे ज्यादा उधार लेने की गुंजाइश मिलती है। और अब अगली खबर में बात चीन में तख्ता पलट की आशंका की। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने 2013 में सत्ता की कमान संभाली थी, उनके राज में चीन तानाशाही शासन की ओर बढ़ा है और असंतोष जताने वालों, आलोचकों और प्रभावशाली अरबपतियों, उद्योगपतियों पर लगातार नकेल कसी जा रही थी। लेकिन अचानक से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब चीन के राष्ट्रपति का भी तख्ता पलट होने वाला है? क्या उनका दबदबा खत्म हो गया है? इन सवालों के पीछे वजह भी है। पिछले तकरीबन 15 दिनों से शी जिनपिंग सार्वजनिक मंचों से एकदम से गायब है। चीनी सरकार के मुखपत्र पीपुल्स डेली में भी उनकी खबर नहीं है, जबकि वो रोजाना ही उसकी खबरों का हिस्सा होते थे। बीजिंग के भव्य हॉल में जो भी मेहमान आ रहे हैं, उनकी मेजबानी कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता कर रहे हैं। इन हालात में ये सवाल गहराते जा रहे हैं। दरअसल चीन में सीनियर नेताओं का चुपके से सत्ता से हटा दिए जाने का इतिहास रहा है। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं शी जिनपिंग के खिलाफ भी ऐसी ही तैयारी तो नहीं चल रही है। इसी साल जून की शुरुआत में जब शी जिनपिंग ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मुलाकात की थी, तो रेड कार्पेट की चमक दमक गायब दिखी। शी जिनपिंग की निजी सुरक्षा जो लगभग आधी कर दी गई है, उनके पिता की भव्य समाधि का आधिकारिक दर्जा खत्म हो गया है, जिनपिंग के करीबी अधिकारियों को हटाया जा रहा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और चीन मामलों के विशेषज्ञ केविन रड का कहना है कि पिछले 1 साल में ही चीन के विदेश मंत्री किन गांग, रक्षा मंत्री ली शांगफू और रॉकेट फोर्स के 2 शीर्ष जनरल ली युचाओ और झांग झेंगझोंग को बिना कारण बताए सार्वजनिक मंचों से अचानक हटा दिया गया। इनमें से अधिकतर के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं बताए गए, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता या पार्टी विरोधी गतिविधियों की बातें बताकर उनकी विदाई कर दी गई। इन सभी मुद्दों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इन सब के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग का ना जाना और उनकी जगह विदेश मंत्री की तरफ से प्रतिनिधित्व करना इस बात की आशंका को बल देता है कि चीन की शीर्ष सत्ता के गलियारों में कोई गहरी हलचल चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिनपिंग की गुमशुदगी केवल उनके निजी स्वास्थ्य या छुट्टी का मामला नहीं हो सकता। ऐसे में अब चीन की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है? जिनपिंग सत्ता से गायब होने वाले हैं या और मजबूती के साथ वापसी करने वाले हैं? इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे धरती के बिल्कुल पास से गुजरने वाले एस्टेरॉइड की, जो कुतुब मीनार से भी 9 गुना ज्यादा बड़ा है। जरा सोच कर देखिए, अंतरिक्ष में मौजूद एक बड़ा एस्टेरॉइड जो कि कुतुब मीनार से भी 9 गुना बड़ा है, 51,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो धरती की तरफ दौड़ रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है। इस बुलेट जैसे तेज एस्टेरॉइड का नाम है VO5 और ये 11 जुलाई 2025 को हमारी धरती के पास से गुजरने वाला है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL इस अंतरिक्ष मेहमान पर नजर बनाए हुए है। ये VO5 कोई 660 मीटर का छोटा मोटा एस्टेरॉइड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो धरती से 60 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। सुनने में तो ये दूरी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन अंतरिक्ष के हिसाब से ये बस हाथ चढ़ाकर छू लेने जैसी बात है। ये पहली बार नहीं है कि VO5 हमारी धरती के बगल से गुजरने वाला है। साल 1988 में भी ये धरती के पास से निकला था और अब 2025 के बाद ये 2062 तक फिर इतना करीब नहीं आएगा। नासा के वैज्ञानिक इसे एक शानदार मौका मान रहे हैं। ये रेयर विजिट उनके लिए किसी मौके की ही तरह है जिसमें अंतरिक्ष के कई रहस्य छिपे हैं।
इस घटनाक्रम से भविष्य के स्पेस मिशंस और धरती को बचाने के तरीकों को समझने में मदद मिलेगी। फिलहाल तो VO5 बस धरती को छू कर निकल जाएगा, यानी हमें कोई खतरा नहीं है इससे। लेकिन सोचिए, अगर ये विशाल पत्थर गलती से धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? ये ना तो हम सोच सकते हैं और ना ही आप ये सोच सकते हैं। तो ये थी VO5 की कहानी, जिसमें थोड़े डर, थोड़े रोमांच के साथ ढेर सारी जिज्ञासा भी थी। अब साइंटिस्ट को 11 जुलाई का इंतजार है और शायद इस कहानी को सुनने के बाद अब ये इंतजार आपको भी हो। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।